हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिमॉन्क्स। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका ज्योग्राफी के लेक्चर में। और दोस्तों, पिछली क्लास में हमने स्टार्ट किया था बच्चों सेकेंडरी एक्टिविटीज। तो हमने क्या क्या पढ़ा था? आई होप आपने अच्छे से उसको पढ़ा है, आपने एनसीईआरटी से रिवाइज भी किया होगा। हमने सबसे पहले पढ़ा कि भाई सेकेंडरी एक्टिविटीज होती क्या है, ठीक है। फिर हमने कुछ फीचर्स पढ़े कि क्या फीचर्स होते हैं, जैसे कि उसके लिए स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल्स चाहिए, मैकेनाइजेशन चाहिए, एक्सेट्रा, ठीक है। फिर हमने लोकेशन की बात करी कि सेकेंडरी एक्टिविटीज अगर आपको करनी है, अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो कहाँ आप उसको, उसकी जो लोकेशन होगी वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। आज का ये जो सेकेंड पार्ट है, मैंने आपको बताया था कि सेकेंडरी एक्टिविटी चैप्टर को जो है, इस टॉपिक को हम 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है। सेकेंड, आज के इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटीज। क्योंकि इतनी सारी सेकेंडरी एक्टिविटीज हैं कि इनको क्लासिफाई करना बहुत जरूरी है। तो अलग अलग तरीके से हम इनको क्लासिफाई करेंगे। एंड फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में जो इसका फाइनल पार्ट होगा, जहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे, वहां पे हम और आगे का देखेंगे। हम कुछ पर्टिकुलरली लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में देखेंगे, वर्ल्ड में कहां कहां जो फैली हुई है वो डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, क्योंकि उससे क्वेश्चन आने के चांसेस काफी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ, अब हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो किस बेसिस पे करें, ठीक है, ये हमें देखना है। तो क्लासिफिकेशन हम 4 बेसिस में कर सकते हैं। एक तो आपका साइज की बेस पे कि इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, कितना ज्यादा कैपिटल लग रहा है इसमें, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, है ना। फिर ओनरशिप कि कौन ओन करता है उस इंडस्ट्री को। उस इंडस्ट्री को मैं ओन करता हूं तो वो क्या कहलाएगी, आप ओन करते हो तो वो क्या कहलाएगी, और गवर्नमेंट ओन करती है तो वो क्या कहलाएगी। इस बेसिस पे हम डिस्टिंग्विश करेंगे। देन इनपुट या रॉ मटेरियल। देखो, फैक्ट्री सेट करने के लिए, सेकेंडरी एक्टिविटी के लिए मैंने बताया था कि आपका जो रॉ मटेरियल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना रॉ मटेरियल के तो आपकी कोई भी सेकेंडरी एक्टिविटी हो ही नहीं सकती। तो रॉ मटेरियल के बेसिस पे भी हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट। भाई इधर से क्या था? इनपुट। ये क्या है? आपकी फैक्ट्री, ठीक है। तो अब ये आउटपुट जो निकला, जितना इंपॉर्टेंट इनपुट था उतना ही आउटपुट भी है। तो आउटपुट के बेसिस पे भी हम इसको क्लासिफाई करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे साइज, ठीक है। नाउ, इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन साइज। अब हम साइज किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं? क्या अगर एक बहुत बड़े फार्म में लेट से एक 10 समोसे मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, तो क्या हम उसको स्मॉल कहेंगे या लार्ज कहेंगे? सोच के देखो भाई, साइज तो बहुत बड़ा है वो, बट प्रोडक्शन तो उसका कम है ना। तो हमें एक्चुअली 3 चीजों पे देखना है इसको। एक तो आपने देखा क्या कि प्रोडक्शन, कि भाई जो प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन का मतलब क्या है कि समोसा बनाने की फैक्ट्री तो कितने समोसे बना रहे हैं, साड़ी बनाने की फैक्ट्री तो कितनी साड़ी बना रही है, कॉटन की फैक्ट्री है तो कितना कॉटन का जो क्लॉथ है मैन्युफैक्चर हो रहा है ना। चिप्स की अगर इंडस्ट्री है तो कितनी चिप्स के पैकेट डेवलप हो रहे हैं, कितने मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। तो ये क्या हुआ? प्रोडक्शन हुआ। कि ये प्रोडक्शन कितना कम है, ज्यादा है, इसके बेसिस पे डिपेंड करेगा साइज, ठीक है। सेकेंड हो गया आपका नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है, कि कितने लोग एम्प्लॉयड हैं आपके उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, ये भी डिटरमाइन करता है कि उसका साइज कितना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैपिटल। कैपिटल का मतलब मैंने बताया था क्या था? पैसा, ठीक है। तो कैपिटल के बेसिस पे भी हम कहेंगे कि भाई कोई इंडस्ट्री स्मॉल है, मीडियम है, कॉटेज इंडस्ट्री है या लार्ज है, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें, इस क्लासिफिकेशन को देखें, तो हमने 3 कैटेगरीज में इनको बांट दिया इंडस्ट्रीज को। पहली तो है कॉटन और कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज, ठीक है। सेकेंड है आपकी स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, थर्ड है आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। चलिए एक एक करके इन तीनों को देखते हैं। सबसे पहले है आपकी कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज। अब देखिए नाम में क्या रखा है इसके, मैंने कहा था आपको बस चीजों के नाम पे फोकस करना है। हाउस होल्ड, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये इतने छोटे लेवल पे हो रही है कि लोग अपने घरों में ही मैन्युफैक्चर कर ले रहे हैं। लोग अपने घर में ही नीचे कारखाना लगा दिया और वहां पे स्टार्ट कर दिया। लेट से मेरा एक घर था, 2 मंजिल का, मैंने नीचे वाली मंजिल में एक गोदाम खोल लिया, वहां पे मैंने चिक्की मैन्युफैक्चर करने लगे, ठंड का मौसम है, ठीक है, या पेठा मैन्युफैक्चर करने लगे, या कुछ नहीं तो समोसा ही मैन्युफैक्चर करने लगे। तो ये क्या है? दिस इज द एग्जांपल ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, दिस इज द एग्जांपल ऑफ हाउस होल्ड इंडस्ट्री।
और बताने की भी जरूरत नहीं है कि इस तरह की अगर घर में लोग काम कर रहे हैं तो जनरली कौन होंगे इसमें, फैमिली लोग मेंबर्स। ठीक है, तो हमने दो चीजें बात कर ली कि भाई साइज कितनी, प्रोडक्शन कैसा, और प्रोडक्शन कैसा होगा इसमें, इसमें प्रोडक्शन लोकल कंजम्पशन के लिए होगा, बहुत लार्ज नहीं होगा। ठीक है, तो हमने प्रोडक्शन की बात कर ली। कैपिटल, कैपिटल भी कंपैरेटिवली लेस कैपिटल है ना, क्योंकि सोचो बड़ी बड़ी आपको मशीन्स नहीं चाहिए, कोई फैक्ट्री नहीं चाहिए, कोई इलेक्ट्रिसिटी कमर्शियल बिल नहीं चाहिए, बस छोटे लेवल पे आप अपना मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, है ना। तो इन चीजों के लिए क्या चाहिए, लेस कैपिटल, प्रोडक्शन कैसा होगा, लेस, और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज लेस ही होंगे, और ज्यादा करके वो एम्प्लॉइज कौन है, फैमिली मेंबर्स। ठीक है, अगर हम फीचर्स की बात करें तो स्मॉलेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, सबसे छोटी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो है आपकी कॉटेज इंडस्ट्री, क्योंकि इससे जो बड़ी है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, फिर लार्ज स्केल इंडस्ट्री है वो भी बड़ी ही है। ठीक है, देन यूज ऑफ लोकल रॉ मटेरियल्स। अब अगर आपको कोई चीज इतने छोटे लेवल पे मैन्युफैक्चर करनी है, इतना छोटा, आप लेस कैपिटल उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, रॉ मटेरियल आसपास से ही लोगे ना, है ना। ऐसा तो नहीं है कि आप कश्मीर से इंपोर्ट करोगे एक ऊन कन्याकुमारी तक और फिर वहां पे आप प्रोड्यूस करोगे, है ना। तो लेस कैपिटल की ऑब्वियसली लेस कैपिटल है, पैसे कम इन्वेस्ट कर रहे हैं, एंड सिंपल टूल्स। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया ना बहुत मिनिमल लेवल पे ये मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, इसलिए सिंपल टूल से इसका काम हो रहा है। ठीक है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। ठीक है, ये जो कालीन हो गई या कपड़े का मैन्युफैक्चरर, इस तरह से खादी का भी मैन्युफैक्चरर, जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल है गांधी जी जो करते थे डांडी मार्च, वो चरखा से जो बनाते थे खादी, तो वो क्या था, वो एक हाउस होल्ड मैन्युफैक्चरिंग का एग्जाम्पल था। ठीक है, और वो क्या करते थे, वो उसको पहनते भी थे तो लोकल कंजम्पशन के लिए। ठीक है, ये देखिए ये भी क्या है, स्मॉल स्केल, सॉरी कॉटेज इंडस्ट्री। देन ये आपकी पर्टिकुलरली नॉर्थ ईस्टर्न साइड मिलती है, इस तरह की अलग अलग रीजन है। पूरे इंडिया में आप कहीं भी जाओगे आप देखोगे कि वहाँ पे कुछ ना कुछ वहाँ का लोकल मिलता है, वो वहाँ की कॉटेज इंडस्ट्री से ही प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब जैसे अगर आप इधर दिल्ली से अगर आप बरेली की तरफ होते हुए जाते हो तो आपको थ्रू आउट हाईवे में जो है एक वो बांस टाइप के, बैम्बू टाइप की टेबल चेयर ये सब मिलती है ना, तो वो भी इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं। अगर आप वेस्ट बंगाल या कोलकाता के साइड जाते हो तो वहाँ पे जूट की काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जूट की बास्केट्स, ठीक है, जूट की रस्सी एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये क्या है, कॉटेज इंडस्ट्री के एग्जाम्पल है। एज आई सेड, फैमिली मेंबर्स या पार्ट टाइम लेबर्स आर एंगेज्ड। ठीक है, कोई इसमें स्किल्ड वर्कर नहीं चाहिए, सेमी स्किल्ड से चलेगा। फॉर लोकल कंजम्पशन, जो भी प्रोड्यूस हो रहा है वो लोकल कंजम्पशन में यूज हो जा रहा है, लोकल मार्केट्स तक ही जा पा रहा है वो। ठीक है, एग्जाम्पल मैट्स हो गई, बास्केट हो गई, पॉटरी, ज्वेलरी, आर्ट क्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट्स। ठीक है, तो ये सारे आपके एग्जाम्पल थे। अब एक्चुअली कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर भी कई सारी अलग अलग आपके कैटेगरीज हैं। अगर हम बात करें जैसे हैंडीक्राफ्ट्स की, भाई जो टिपिकली बिल्कुल हाथ से ही बनाई जाती है, देन कॉटन वीविंग खुद में एक बड़ी इंडस्ट्री है। ठीक है, सिल्क वीविंग ऐसे ही हो गई आपकी एक बड़ी इंडस्ट्री है। ठीक है, इनमें भी अगर आप बात करो तो अलग अलग एरियाज की अलग अलग है। भाई बनारस की बनारसी साड़ी फेमस है, ठीक है, साउथ की अलग कांजीपुरम साड़ीज फेमस है। ठीक है, तो अलग अलग जगह की, अगर आप वेस्ट बंगाल में जाते हो तो वो व्हाइट एंड रेड वाली वहाँ की अलग, उसका मुझे नेम नहीं याद आ रहा है, अलग। तो पूरे इंडिया में हर जगह वहाँ के लोकली जो रॉ मटेरियल्स हैं उनके अनुसार ये इंडस्ट्री डेवलप हुई है। ठीक है, कहने की बात ये ऑब्वियस है कि सबसे पहले भाई स्मॉल स्केल या लार्ज स्केल तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद आई ना मशीन्स। सबसे पहले इंडस्ट्री कौन सी सेटअप थी, कॉटेज इंडस्ट्री। ठीक है, एंड ये एक अनफॉर्चुनेटली इंडिया के पास इतनी अच्छी ज्योग्राफी होने के बाद, इतने अच्छे रॉ मटेरियल्स होने के बाद, इतनी अच्छी कॉटन इंडस्ट्री होने के बाद आज ये इतने डिक्लाइन पे क्यों है, बिकॉज ऑफ ब्रिटिशर्स। ठीक है, एनीवेज कारपेट मेकिंग। ठीक है, अगर आपने वो मिर्जापुर सीरीज देखी है, कालीन भैया, यू कैन रिलेट, राइट। इसके अलावा बहुत है, आप कश्मीर जाते हो वहां पे भी आपको कुछ देखने को मिलता है, पश्मीना शॉल, पश्मीना वुल। ठीक है, तो अलग अलग एरिया, हिमाचल में आपको अलग तरीके का वुल देखने को मिलता है। तो यू गो एनी स्टेट इन इंडिया यू विल फाइंड समथिंग इंटरेस्टिंग देयर, दैट इज ऑफ द लोकल रॉ मटेरियल। तो वही हो गया आपका कॉटेज इंडस्ट्री से बना हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की। ठीक है, इनमें क्या हो रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग हो रही है प्रॉपर बट स्मॉल स्केल में। ठीक है, तो मशीन्स का यूज हो रहा है, सेमी स्किल्ड लेबरर्स का यूज हो रहा है, और सिंपल मशीन्स है। कैसी है, सिंपल।
ठीक है। सो वर्कशॉप आउटसाइड द होम और कॉटेज, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और कॉटेज इंडस्ट्रीज के बीच में यही डिफरेंस है कि जब आप स्मॉल स्केल, अगर आप कालीन बना रहे हो अपने घर में, अपने नीचे तहखाने में इस तरह से बना रहे हो तो वो कॉटेज में होगी, बट द मोमेंट यू सेट अप अ स्मॉल डेडिकेटेड वर्कशॉप फॉर द सेम, आप उसके लिए एक अलग से वर्क प्लेस बना देते हो, तुरंत आप किस में आ गए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में। ठीक है, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के जो वर्क प्लेस है वो कैसी होती है, एक वर्कशॉप्स होती हैं, ये घरों में जो काम होता है, घरों में जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो इसमें नहीं आती है। ये बेसिक डिफरेंस है आपकी कॉटेज इंडस्ट्री में और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में। ठीक है, देन सेमी स्किल्ड लेबर्स, ठीक है, पावर ड्रिवन मशीन्स, तो मशीन्स यहां पे यूज होती हैं, नॉट सिंपल बट पावर ड्रिवन, मतलब कि सिंपल ही है ये, बहुत बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स मशीन्स नहीं है। ठीक है, देन यूज ऑफ लोकल रॉ मटेरियल्स कंपैरेटिवली, इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट एंड रेजेस लोकल परचेजिंग पावर। ठीक है, लोकल एरिया में ये प्रोड्यूस करता है काफी कुछ। ठीक है, इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया एंड ब्राजील हैव डेवलप्ड लेबर इंटेंसिव, क्यों, क्योंकि ये क्या कर रही है, लेबर को एम्प्लॉय कर रही है। ठीक है, तो लेबर इंटेंसिव स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। ठीक है, तो अगर आप साउथ ईस्ट एशिया में और भी ये इंडोनेशिया या थाईलैंड इधर की तरफ अगर आप जाते हो तो वहां पे आपने सुना होगा कि कपड़े बहुत सस्ते मिलते हैं। क्यों मिलते हैं, इसीलिए क्योंकि वहां की मैन्युफैक्चरिंग बहुत तेज है। ठीक है, इनफैक्ट टेकिंग अ केस ऑफ थाईलैंड, यहां तक यही है, आपने देखा होगा कई बार जो है इंस्टा वगैरह पे इन्फ्लुएंसर्स डालते हैं कि वहां पे जो कपड़े होते हैं ना, एक से अच्छे एक जो डिजाइनर कपड़े होते हैं उसको वहां के लोकल टेलर्स एक दिन के अंदर सिल के दे देते हैं। तो इस लेवल पे वहां के जो वर्कर्स हैं वो स्किल्ड हो गए हैं, मैन्युफैक्चरिंग उनकी इतनी बेटर है स्मॉल स्केल के अंदर ही। ठीक है, बड़ी की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। ठीक है, अब बात करते हैं फाइनली वो जो आपके माइंड में हमेशा से इंडस्ट्रीज के नाम से सेट रही है कि भाई चिमनी है, चिमनी से धुआं निकल रहा है, बड़ी सी इंडस्ट्री है, एक सुबह सुबह हॉर्न बज जाए फिर उसमें लोग अंदर कर रहे हैं, फिर वो 5 शाम के टाइम पे हॉर्न बजाए तभी वो बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, वो जो प्रॉपर इमेज है इंडस्ट्री की, दैट इज द लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इसके कुछ फीचर्स हैं, जल्दी से देखते हैं। मास प्रोडक्शन, मास का प्रोडक्शन क्या है, मास प्रोडक्शन का मतलब क्या है कि वेरी लार्ज प्रोडक्शन, खूब सारा, ऐसा नहीं है कि 10 टी शर्ट डेवलप कर रहे हैं या 10 साड़ी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, नहीं, मास प्रोडक्शन मतलब लेट्स से 100 साड़ी एक दिन में, 100 टी शर्ट्स एक दिन में, इस लेवल पे इनका प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, एंड ऑब्वियसली जब प्रोडक्शन इतना ज्यादा है तो उसको वो घर में तो रखेंगे नहीं, है ना, हॉबी थोड़ी ना है मैन्युफैक्चरिंग करना, पैसे के लिए कर रहे हैं ना भाई, तो इवेंचुअली मार्केट में जाके बेचेंगे ना, तो इनकी मार्केट भी कैसी होगी, लार्ज। ठीक है, और इस प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट का माइंडसेट होता है, कोई भी बिजनेस हम क्यों करते हैं, प्रॉफिट के लिए ना, तो प्रॉफिट के लिए ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब कर लेंगे भाई, ये एक जगह बैठेंगे नहीं। ठीक है, इनॉर्मस एनर्जी, अब इतनी बड़ी 100 टी शर्ट्स आपको एक दिन में बनानी है तो आप समझ सकते हो किस लेवल की मशीन्स चाहिए, और अगर इतनी कॉम्प्लेक्स मशीन्स है तो वो पावर कंज्यूम करेंगी, लेट्स से और किसी तरह की अगर इंडस्ट्री है तो वो पानी कंज्यूम करेगी, अलग अलग तरीके के सोर्सेस ऑफ एनर्जी चाहिए उसको, तो बहुत सारी एनर्जी चाहिए। ठीक है, देन स्पेशलाइज्ड वर्कर्स, ऐसा नहीं हो सकता है कि शुभांशु सर वहां पे गए और बटन दबाया और धड़ाधड़ टी शर्ट बनना शुरू हो गई, नहीं यार, उनको क्या चाहिए, स्पेशलाइज्ड वर्कर्स जिनको प्रॉपर वो काम आना चाहिए। ठीक है, एडवांस टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी यूज होगा, देन वेरियस रॉ मटेरियल, सिर्फ एक ऐसा नहीं कि लोकली अगर जूट मिल रहा है तो सिर्फ उस पे बेसिस पे वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, नहीं, वो अलग अलग रीजन से अलग अलग चीजें लाएंगे, उसको यूज करेंगे, अपने प्रोडक्ट को अच्छे से अच्छा बनाएंगे। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट उनको करना है, और प्रॉफिट के लिए क्या करना है, उनको कंपटीशन को कम काउंटर करना है। ठीक है, आप सोच के देखो ना, एक टी शर्ट की अगर हम बात करें तो मार्केट में कितने ब्रांड्स है जो बना रहे हैं, तो भाई हर वो ब्रांड जो टी शर्ट डेवलप कर रहा है वो क्या चाहेगा कि कम से कम बजट में, कम से कम कॉस्ट में वो अपनी अच्छी से अच्छी जो है प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करे, तो उसके लिए वो अलग अलग जगह से जाएंगे, अलग अलग चीजें लाएंगे, यूज करेंगे। ठीक है, एंड ऑब्वियसली बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, इनमें से कोई भी चीज जो है वो बिना पैसे के नहीं हो सकती, तो बहुत लार्ज कैपिटल चाहिए लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए। ठीक है, तो ये थे आपके बेसिक फीचर्स, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, या आपको नोट बनाए तो लिख सकते हो। ठीक है,
यहां से सीधे क्वेश्चन आ सकता है, द फीचर्स ऑफ लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग आर, अब लेट्स से इनमें से एक में भी वो ट्विस्ट कर देंगे, लेट्स से स्पेशलाइज्ड वर्कर की जगह लिख दिया सेमी स्किल्ड वर्कर्स, तो दैट विल नॉट वर्क, ठीक है। लार्ज मार्केट्स की जगह लिख दिया लोकल मार्केट, तो ध्यान रखना है ये कीवर्ड्स हैं, इनमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, एज इट इज आपको याद रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इट डेवलप्ड इन द लास्ट 200 ईयर्स। देखिए मैंने क्या कहा कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है या लार्ज स्केल जो इंडस्ट्रीज है वो कब डेवलप हुई है, ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, ठीक है। इससे पहले किसकी डोमिनेंस थी, इससे पहले थी आपकी कॉटेज इंडस्ट्री की डोमिनेंस, ठीक है। और ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अगर आपको पता है कि कहां आया था, ऑब्वियसली यूरोप, ठीक है। इट हैज डिफ्यूज्ड ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर हम आज की बात करें प्रेजेंट की, ठीक है, स्टार्ट तो ये ऑब्वियसली यूरोप से हुआ था, बट आज के टाइम पे लार्ज स्केल इन मैन्युफैक्चरिंग कहां है, अराउंड द वर्ल्ड ये डिफ्यूज हो गई। डिफ्यूज समझते हैं, जैसे इत्र है कमरे में छिड़का तो पूरे कमरे में महक उठता है, तो ये होता है डिफ्यूजन, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम ऑफ लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग द वर्ल्ड्स मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स में बी ग्रुप्ड अंडर टू ब्रॉड टाइप्स। अब दो टाइप्स हैं जिनके अंदर हम ये लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई करेंगे। या आप देख सकते हैं ये होती है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, इतनी बड़ी बड़ी कॉटन शीट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये कपड़ा इतना प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये कार वार इतने नंबर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, लार्ज प्रोडक्शन। तो जैसे कि हमने बात करी कि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है ये भी दो ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाइड है। एक है आपका ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन्स, जो आपने अभी तक देखी, ठीक है, ट्रेडिशनल थी ना वो, क्योंकि कन्वेंशनली ऐसे ही चली आ रही है, ठीक है। दूसरी है आपकी हाई टेक्नोलॉजी लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन्स, तो जिसमें टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा एडवांस्ड यूज है, ठीक है। जैसे आईटी इंडस्ट्री की हम बात करें तो ये भी भाई प्रोड्यूस कर रही है ना, लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, बट ये इसमें क्या है, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा यूज हो रही है, तो इसलिए हमने इसको अलग रखा है। हम इन दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे बट इन लेक्चर इन द पार्ट 3 ऑफ दिस लेक्चर, ठीक है। अभी के लिए हम लेट्स स्टिक टू द क्लासिफिकेशन। तो हमने क्लासिफिकेशन में सबसे पहले देखा ऑन द बेसिस ऑफ साइज, जिसके अंदर हमने 3 देखे, कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। लार्ज स्केल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स बट वी विल सी दिस फर्दर, ओके, लेटर। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट जो है आपकी क्लासिफिकेशन की, इंडस्ट्रीज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट और रॉ मटेरियल, ठीक है। तो जो रॉ मटेरियल है जिससे आप यूज करके आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बेसिस पे आपने इंडस्ट्रीज को बांट दिया, ठीक है। लेट्स से अगर मैंने एक कॉटन की टी शर्ट बनाने की कोशिश करी है तो इसको आप किस में डालेंगे, आप एग्रो बेस में डाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि कॉटन कहां से आएगा आपका, एग्रीकल्चर से, है ना, ठीक। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री, सिर्फ नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें रॉ मटेरियल कहां से आ रहा है, एग्रीकल्चर से, ठीक है। इसमें कहां से आ रहा है, मिनरल्स कहां से आएंगे, माइनिंग एक्सेट्रा से, ठीक है। केमिकल बेस्ड, इसमें जो नेचुरल केमिकल्स हैं उनको हम यूज करेंगे एज अ रॉ मटेरियल। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, ये वो इंडस्ट्री है जो फॉरेस्ट से अपना रॉ मटेरियल ड्रॉ करती है, ठीक है। जैसे फर्नीचर मार्केट, तो जो फर्नीचर है इतने बड़े बड़े, इतनी लकड़ी कहां से आती है, घर पे उगा होगा क्या कोई, नहीं भाई, जंगल काट के आती है, तो वो क्या हो गई, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री का एग्जांपल। देन एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री, भाई बढ़ेंगी महंगी लेदर जैकेट ठंड में जो पहनते हो कहां से आ रही है, एनिमल, ठीक है। चलो अब इन्हीं को एक एक करके क्विकली देख लेते हैं, बहुत आसान है। सबसे पहले बात करते हैं हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री की। जैसा कि नाम ही बता रहा है कि कहां से आया है, ये खेत खलिहान, फ्रॉम फार्म्स एंड फील्ड्स, यहां से आपका रॉ मटेरियल आया है, ठीक है। सो प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स फ्रॉम एग्रीकल्चर इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। कोई भी चीज आप बनाओ, ठीक है, लेट्स से गन्ने से आपने शक्कर बना दी, गुड़ बना दिया, ठीक है, आपने कॉटन के प्लांट से लेट्स से एक कपड़ा बना दिया, तो ये क्या है, एग्रो बेस्ड, ठीक है। फ्रूट जूसेस बना दिए, आपने ऑयल बना दिया, जो सरसों उगती है पीली पीली, वही दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जिसमें जो देखा है ना, हाँ, तो उससे जो सरसों का तेल बन रहा है, तो क्या है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का एग्जांपल है, ठीक है। टेक्सटाइल की मैंने बात करी, टेक्सटाइल में ध्यान रखना मैं नेचुरल टेक्सटाइल की बात कर रहा हूं, जो नेचुरली उगते हैं, जैसे सिल्क हो गया और कॉटन है, ये नेचुरली उगते हैं, ठीक है। जो सिंथेटिक है, जिसको प्रिपेयर किया जाता है, सिंथेसाइज किया जाता है, वो अलग है, ठीक है। रबड़ हो गया आपका, ठीक है।
देन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या है? एक्चुअली इट इज अ पार्ट ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री ही, ठीक है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का ही एक पार्ट है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। इसमें करते क्या है, देखो कोई भी एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट है, ठीक है, लेट्स से आपका दूध हो गया, ठीक है, लेट्स से कोई शुगर केन हो गया। अब ये सब जो नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं जो एग्रीकल्चर से आते हैं, इनका क्या होता है, लिमिटेड यूज होता है और लिमिटेड टाइम तक ही हम इनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट हम तो है इंसान, हम में क्या है, बुद्धि, सद्बुद्धि है, तो हम क्या करेंगे, हम है भाई अपॉर्चुनिस्ट, तो हम इसको अपनी अपॉर्चुनिटी में यूज करेंगे। हमने क्या करा, ये जो चीजें थी, लेट्स से गन्ना था जिससे सिर्फ रस निकल पाता था गन्ने का, हमने उसको ऐसे प्रोसेस किया कि हम उससे गुड़ भी बना सके, उससे और कुछ चीजें बना सके, ठीक है। तो जब हम नेचुरल एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स को इस तरह प्रोसेस कर दें कि उसका जो यूज है वो बढ़ जाए, तो क्या किया हमने फूड को प्रोसेस कर दिया। समझे बात को, ठीक है। सो ट्रांसफॉर्मिंग फूड आइटम्स इनटू अदर फॉर्म। अदर फॉर्म वो कौन सा है? अदर फॉर्म ऑब्वियसली बेटर फॉर्म होगा, है ना, मोर यूजेबल होगा, मोर वैल्यूएबल होगा। अब दूध को आपने क्या किया, अब भाई मिल्क, अब गाय तो भाई दूध ही देगी ना, भैंस तो सिर्फ दूध ही देगी ना। अब उस दूध से तुम चीज बनाओ, क्रीम बनाओ, दही बनाओ, ये तो गाय बना के नहीं देगी ना भाई, तो ये कौन करेगा? ये हम खुद करेंगे। एंड ये इसको करने को ही कहेंगे फूड प्रोसेसिंग। आई बात समझ में, ठीक है। ऑब्वियसली जब अब सोच के देखो ना, फूड प्रोसेसिंग से हमने क्या किया, मिल्क के इतने सारे हमने प्रोडक्ट्स बना दिए, है ना। सिमिलरली सारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के हम मल्टीपल यूज कर लेते हैं, ठीक है। प्रोसेसेस लाइक कैनिंग, फूड प्रोसेसिंग, कन्फेक्शनरी बोले तो हलवाई वाला काम, जो मिठाइयां हम बनाते हैं एक्सेट्रा वो, ठीक है। ड्राइंग, चीजों को सुखा देते हैं जब हम, कई बार हम ऐसा करते हैं ना कि चीजों को सुखा के हम स्टोर कर लेते हैं, फिर हम उनको यूज करते हैं, ठीक है। फर्मेंटिंग, ठीक है। पिकलिंग मीन्स जैसा अचार बनाते हैं, ठीक है, ये चीज है। चलो आगे अच्छे से चलो, अब आगे बढ़ते हैं। देन एग्री बिजनेस, ये आपके एनसीईआरटी में साइड में एक बॉक्स में दे रखा है, बट मैंने जैसा कि कहा 2022 की सीयूईटी में क्वेश्चंस आए हैं आपके बॉक्सेस से, तो इनको इग्नोर नहीं करना। एग्री बिजनेस क्या है? एग्रीकल्चर से बिजनेस, सिंपल, ठीक है। क्या होता है? इट इज अ कमर्शियल फार्मिंग, जिसमें जो है, जो आपके किसान वगैरह हैं, जो इनके खेत वगैरह है, इंडस्ट्रीज यही इनके खेत के आसपास सेटअप करती हैं अपनी इंडस्ट्री, ठीक है, और इनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती है कि भैया आप हमें अपनी फसल का ये हिस्सा दे देना। इनके लिए भी विन विन सिचुएशन होती है, क्यों? क्योंकि इन्हें भी पता होता है कि मार्केट में जाकर आलू बेचने से अच्छा है कि हल्दीराम कंपनी अगर इनसे खरीदी तो उनको ही दे दो, सीधा सीधा पैसे मिल जाएंगे, है ना। क्योंकि किसान का क्या होता है, इंडिया जैसी कंट्री में तो ज्यादा करके एक्सप्लॉइटेशन ही हो जाता है, ठीक है। सो इट इज अ कमर्शियल फार्मिंग ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल, ठीक है। तो एक कमर्शियल फार्मिंग है, ध्यान रखना, ऐसा नहीं है 2 किलो आलू की बात कर रहे हो, ठीक है, लार्ज स्केल पे। तो ऑब्वियसली जो बड़ी इंडस्ट्रीज है वो ही इसको एग्री बिजनेस को साइन करती है, ठीक है। द फार्म्स आर मैकेनाइज्ड, ठीक है। अब बड़ा सा अगर इतना ज्यादा प्रोडक्शन करना है तो फार्म्स में क्या चाहिए होंगे? ट्रैक्टर चाहिए होंगे, बड़ी बड़ी मशीनें चाहिए होंगी, ठीक है। इफ बहुत बड़ी नहीं तो कम से कम ट्यूबवेल तो चाहिए ही होगा इरिगेशन के लिए, ट्रैक्टर तो चाहिए ही होगा जोतने के लिए, है ना। Then very large and highly structured like tea plantations, tea factories near the plantation. Okay, तो आइडिया क्या होता है कि भाई जो लेट्स से ये फैक्ट्री है, ठीक है, और लेट्स से ये फार्मर है, तो फार्मर को ही एक शॉर्ट रीजन में ही गारंटीड चीजें मिल रही हैं और फैक्ट्री को भी मिल रही है, तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, सिंपल है, और दोनों को ही फायदा हो रहा है मॉनेटरी एंड रॉ मटेरियल टर्म्स पे, इसलिए इसको कह दिया एग्री बिजनेस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। Now, let's talk about mineral based industry, ठीक है। कहने का मतलब वो सारी इंडस्ट्रीज जिसमें जो रॉ मटेरियल है वो किसी तरह का मिनरल है, तो हम उनको कहेंगे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। सोना, चांदी, लोहा, लंकड़, ये सारी क्या है? मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज है, ठीक है। अब उससे पहले मुझे नहीं पता कि आपने 10th तक कितनी साइंस पढ़ी है, बट मैं याद दिला देता हूं। मिनरल्स जो होते हैं आपके, ठीक है, वो ओर के फॉर्म्स में पाए जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि सोना आपको नदी किनारे, ये करने मत लगना गंगा यमुना किनारे गए और ढूंढ रहे सोना मिल जाए कहीं, ऐसे नहीं मिलता है, ठीक है। जो मिनरल्स होते हैं आपके वो मिनरल ओर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं नेचर में, हम उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर उनको रिफाइन करते हैं, तब हमें वो चमकने वाला शाइनी गोल्ड या शाइनी सिल्वर या लेट्स से
आयरन मिलता है। अदरवाइज आयरन नेचुरली कैसे, आयरन ऑक्साइड्स के फॉर्म में, मतलब अलग अलग तरीके के ऑक्साइड फॉर्म, ओर के फॉर्म में, ओर का मतलब इम्प्योर, ठीक है। एनीवेज, तो आपके जो मिनरल्स हैं जितने भी हम यूज करते हैं वो या तो मेटालिक होंगे या नॉन मेटालिक होंगे, ठीक है। तो अब मेटालिक मिनरल्स है जो, इनमें भी दो कैटेगरी है। एक हो गया आपका फेरस। फेरस कौन से मेटल से रिलेटेड है केमिस्ट्री में, याद करो, यस, आयरन, ठीक है। तो फेरस मिनरल्स वो होते हैं जो आयरन, फेरस को ही, आयरन को ही फेरस कहते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो आयरन से रिलेटेड, ठीक है। और यहां पे जो नॉन मेटालिक है, दैट इज, सॉरी, मेटालिक का ही जो दूसरा पार्ट है दैट इज नॉन फेरस, यानी नॉट रिलेटेड टू आयरन। तो जैसे एग्जांपल है एल्यूमिनियम, ठीक है। और फेरस मिनरल्स में अब जैसे अब बात करेंगे तो ये एल्यूमिनियम हो गया या कॉपर भी हो गया, तो कॉपर में दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है आयरन का, तो ये क्या हो गया, नॉन फेरस मिनरल्स, ठीक है। फेरस मिनरल्स की बात करें तो लेट्स से आयरन ही हो गया, ठीक है। अब ये आयरन कहां यूज होता है, आयरन यूज होता है आयरन की इंडस्ट्री में, स्टील की इंडस्ट्री में, ठीक है। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज कहां आ गई, यहां पे आ गई, ठीक है। कॉपर की या एल्यूमिनियम की इंडस्ट्री होगी वो कहां आ गई, यहां पे आ गई। एंड देयर आर फ्यू अदर इंडस्ट्रीज जो नॉन मेटालिक मिनरल्स को यूज करती हैं, जैसे सल्फर हो गया, कार्बन हो गया, तो ये सब कहां गए, नॉन मेटालिक में, ठीक है। तो सीमेंट इंडस्ट्री जो हो गई आपका, सीमेंट इंडस्ट्री वो आपकी यहां पे लाई करती है, ठीक है। आगे समझ में अच्छे से, चलो आगे बढ़ते हैं। केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज, तो ये आपका था मिनरल। नाउ केमिकल बेस्ड, दे टेक रॉ मटेरियल्स फ्रॉम मिनरल ऑयल, तो क्या, मिनरल ऑयल बेसिकली पेट्रोलियम, जो पेट्रोलियम होता है ना उसको एक्चुअली ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। क्यों, एक्चुअली क्योंकि उसके बहुत यूज होते हैं। हमें लगता है कि उससे सिर्फ पेट्रोल बन रहा है, नहीं, उससे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, वैसलीन, न जाने कितनी चीजें बनती हैं जो हमें पता भी नहीं है, ठीक है। तो रिफाइनिंग में अलग अलग तरीके से, तो इनफैक्ट प्लास्टिक भी जो है आपकी वो भी वहीं से डिराइव होती है, ठीक है। तो मिनरल ऑयल से जो बनते हैं प्रोडक्ट्स वो आपके हो गए केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो ये क्या यूज करते हैं, पेट्रोलियम जैसे, नेचुरल गैस, कोल एंड वुड, एंड कन्वर्ट देम इनटू वेरियस केमिकल प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये सारे आपने यूज करके जो प्रोडक्ट्स बनाए वो आपके केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज का एग्जांपल हो गए। दीज आर आल्सो बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड एंड कोल। तो याद रखना कि वुड एंड कोल हमें लगता नहीं है कि ये केमिकल है, बट ये केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री में आता है, ठीक है। अंडरलाइन कर लो इसको, ध्यान रख लो, ठीक है। सॉल्ट, सल्फर एंड पोटैश इंडस्ट्रीज आर आल्सो यूज नेचुरल मिनरल्स, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी इंडस्ट्रीज आती हैं, जैसे कि मैंने कहा कि अलग अलग तरीके की, जैसे प्लास्टिक एक इंडस्ट्री हो गई, ठीक है। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, लिपस्टिक, पाउडर, मस्करा, ठीक है, वो भी सब यहीं से आ रहा है, केमिकल से। पेट्रोकेमिकल हो गया, फार्मास्यूटिकल, दवा से रिलेटेड, कॉस्मेटिक हो गया, अच्छा ये सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर आई टोल्ड यू ना कि जो, जब मैंने बताया था कि कॉटन एंड जूट आर द नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल मतलब जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, सिंथेटिक मतलब जिनको सिंथेसाइज किया गया है, जिनको बनाया गया है, आर्टिफिशियल, मैन मेड, ठीक है। तो वो फाइबर्स जो मैन मेड होते हैं वो हम यहां पे लाएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन, तो दो हमने क्लासिफिकेशन देख लिए, ठीक है। ये रॉ मटेरियल वाला ही है, इसमें फॉरेस्ट बेस्ड और ये और बचा है। फॉरेस्ट बेस्ड में क्या है कि आप यूज फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की, जंगल से आप लाकर चीजों को एज अ रॉ मटेरियल यूज कर रहे हो, ठीक है। अब जंगल से क्या मिलेगा, ऐश्वर्या राय नहीं भाई, टिम्बर, वुड, बैम्बू, ग्रास, लैक, ठीक है, फॉर दैट मैटर इवन रबर। अगर रबर के खूब सारे प्लांट्स लगा दिया आपने जंगल में, तो ये सब आपको कहां से मिल रहा है, फॉरेस्ट से, ठीक है। हनी को भी आप डाल सकते हो उसमें, हनी भी कहां से ला रहे हो, अगर लार्ज स्केल पे जो लाते हो फॉरेस्ट से कई बार लाया जाता है, तो वो भी आ गया, ठीक है। एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री, दे यूज एनिमल प्रोडक्ट्स, ठीक है, सच एज लेदर, वुलन टेक्सटाइल्स, आइवरी। आइवरी क्या होता है, हाथी के दांत, खाने के और दिखाने के और, जो दिखाने के होते हैं
वो होते हैं आइवरी। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इनका मेडिसिनल और इनकी वैल्यू बहुत हाई होती है, ठीक है। तो ये सब कहाँ से आ रहा है? एनिमल से ही आ रहा है, ठीक है। कितने जानवरों की चमड़ी यूज करके अलग अलग तरीके के लेदर्स बनते हैं, है ना। तो ये सब कहाँ से आ रहा है? वुल, शीप, गोट, रैबिट, रैबिट का भी वुल निकाला जाता है। तो ये सब कहाँ से आ रहा है? तो ये सब इंडस्ट्री जो है, जो ये काम करती है, कौन सी होगी? एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री। एनिमल के बिना इनका एक दिन गुजारा ना हो पाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन आउटपुट और प्रोडक्ट, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है, कौन सा? 3rd नंबर। फर्स्ट हमने साइज के बेसिस पे डिस्कस किया था, जिसमें 3 थे, कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्री, फिर स्मॉल, फिर लार्ज। फिर हमने सेकंड बात करी ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल और इनपुट, जिसके अंदर हमने अलग अलग तरीके के पढ़े। 3rd क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट। जो आपने आउटपुट बनाया है वो कैसा है, और ये सबसे आसान है समझना। इसमें 2 इंडस्ट्रीज ही आती हैं। तो सारी इंडस्ट्रीज जितनी भी है, ठीक है, आप इनको 2 में बांट सकते हो। या तो वो बेसिक होंगी, और अगर बेसिक नहीं है तो कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज होंगी। इनके सिवा कुछ नहीं है। अब इनको समझने के लिए ये 2 आप क्लिप्स देखो। होता क्या है, अब जैसे आयरन एंड स्टील की हम बात करें, ठीक है, आयरन स्टील इंडस्ट्री की बात करें तो ये क्या डेवलप करते हैं? ये क्या मैन्युफैक्चर का? आयरन मैंने बताया ना, उसको ओर से निकाल कर, पिघला कर, पिग आयरन बनाकर, फिर नंबर ऑफ चीजें करके वो बनाते हैं फाइनली आयरन, या सॉरी स्टील। तो ये शीट्स के फॉर्म में बनाते हैं, इसको इवेंचुअली शीट्स के फॉर्म में बनाते हैं। अब ये शीट्स जो है मोटी मोटी आयरन की या स्टील की, ये आगे जाकर अलग अलग इंडस्ट्रीज में भेजी जाती हैं मशीन्स बनाने के लिए या और पर्पस के लिए, ठीक है। तो ये क्या काम कर रही है? बेसिक इंडस्ट्री का। इसको हम बोलते हैं क्या? बेसिक इंडस्ट्री, यानी जो बेसिक गुड्स बना रही है टू बी यूज्ड फर्दर बाय समवन एल्स, बाय सम अदर इंडस्ट्री। और कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री का मतलब है ऐसा प्रोडक्ट जो रेडी टू यूज है, जो सीधा इंडस्ट्री से आपकी रिटेल शॉप में जाएगा या होलसेल शॉप में जाएगा, मतलब जिसको सीधा आकर कंज्यूमर खरीदेगा, ठीक है। तो These are the industries that produce all the raw material to be used in the other industries, जैसे आयरन हो गया, स्टील हो गया। एक और एग्जांपल है कॉटन का। अगर देखो कॉटन को आप दोनों में डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर कॉटन के फ्लफ से सिर्फ आप कपड़ा बना रहे हो, एक कपड़ा, ठीक है, और अगर वो आपकी अदर इंडस्ट्रीज खरीद रही है, लेट्स से आदिदास, पूमा डूमा या जो भी इंडस्ट्रीज है वो उसको खरीद रही है कपड़े को, तो वो क्या हो गया? बेसिक गुड हो गया, तो तब आपने इधर डाल दिया। बट अगर लेट्स से उसी कपड़े को डायरेक्ट कंज्यूमर खरीद रहा है तो वो क्या हो गया? कंज्यूमर गुड। तो हम दोनों में डाल सकते हैं, ठीक है। कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज, दीज आर द इंडस्ट्रीज व्हिच प्रोड्यूस व्हाट इज कंज्यूम्ड बाय कंज्यूमर्स डायरेक्टली, सच एज टी, बिस्किट, टॉयलेटरीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सिंपल था ये। चलो आगे बढ़ते हैं। दिस इज द लास्ट क्लासिफिकेशन, 4th। इसमें क्या है? इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन द ओनरशिप। ओनरशिप, भैया मालिक कौन है? मालिक, नॉट मलिक, मालिक, ठीक है। तो इसके अंदर 3 है मालिक भाई, या तो सरकार होंगे या प्राइवेट होगी या दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। सिंपल है, पब्लिक प्राइवेट जॉइंट, सिंपल है। तो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज वो होती हैं जिनको किसी भी देश की सरकार ओन करती है, ठीक है। these are owned and managed by the government in India। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया ऑब्वियसली ये किसी भी कंट्री में हो सकती है, तो वहां की गवर्नमेंट, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। इंडिया में जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज है, इंडस्ट्रीज है, उनको पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स कहा जाता है, ठीक है। सोशलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है? जो प्रजा, जो सबके लिए सोचती हैं, ठीक है। तो जैसे आप कोल है, कोल हो गया, या इंडियन ऑयल, ये सारी जो कंपनीज है, ठीक है, ये समाज के बारे में सोचते हुए मैन्युफैक्चर करती है, मतलब प्राइसेस को लो रखती हैं। अगर प्राइवेट में ये चला जाएगा, आपका डीजल, पेट्रोल, ये सब अगर प्राइवेट में चला गया, एलपीजी गैस वगैरह, तो ये सब महंगा हो जाएगा, ठीक है। तो वो समाजवादी नहीं रहेगा, ठीक है। तो इंडिया में जो आपकी भेल हो गई, ठीक है, आईआरसीटीसी हो गई, भारत, बीएसएनएल, ठीक है, ये सारी जो गवर्नमेंट की कंपनीज हैं, ये किस में आ गई? पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्राइवेट सेक्टर। अब प्राइवेट में जो भाई प्राइवेट वाले हैं, जितने भी आपने प्राइवेट में नाम सुने हैं, ठीक है, तो वो सारे इसमें आ गए आपके। लेट से जेनपैक्ट हो गया, ठीक है, टाटा हो गया, रिलायंस हो गया,
ठीक है, काम ये भी बहुत भला का कर रहे हैं ये सारे जियो ग्रुप, बट ये इवेंचुअली क्या है, ये प्राइवेट सेक्टर है, इनको सरकार ओन नहीं कर रही है। तो दीज आर ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड मैनेज बाय देम। कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज कौन सी होती हैं बच्चों, जिनका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद होता है, टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, जिनको सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है, प्रॉफिट से डेवलपमेंट आएगा, वो कहती हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमीज कौन सी होती हैं, जो सबके बारे में सोचती हैं अलोंग विद द प्रॉफिट, ठीक है। गवर्नमेंट इंडिया क्या कौन सी इकोनॉमी है, सो इंडिया इज अ सोशलिस्ट इकोनॉमी, ऑल्दो हमारा टिल्ट टुवर्ड्स द कैपिटलिस्ट है, ठीक है, कई बार हम मिक्स्ड भी कहते हैं। नाउ जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज, दीज आर जॉइंटली ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय जॉइंट स्टॉक कंपनीज और एस्टैब्लिश्ड बाय प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर्स, एंड इसीलिए इनको जॉइंट सेक्टर कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपकी थी सारा क्लासिफिकेशन। एक बार हम इनको फिर से यहां पे देख लेते हैं। ये आपकी एनसीईआरटी में सॉरी, ये आपकी एनसीईआरटी में ऑलरेडी माइंड मैप दे रखा है, बहुत अच्छा है। तो क्लासिफिकेशन ऑन इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन, किस बेसिस पे आप डिसाइड कर रहे हो, साइज की तरह एस्पेक्ट में देखोगे तो आप इधर डाल दोगे, रॉ मटेरियल के बेसिस पे बात करोगे तो इधर डाल दोगे, ओनर के बेसिस पे बात करोगे तो इधर डाल दिया, और आउटपुट के बेसिस पे इधर। साइज का हमने देखा कॉटेज और हाउस होल्ड, जैसे एग्जांपल है आर्टी क्राफ्ट का स्मॉल स्केल, फिर लार्ज स्केल। इनपुट्स के बेसिस पे हम बात करें तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। आई होप दिख रहा है, अगर नहीं भी दिख रहा है डोंट वरी, जस्ट ओपन योर एनसीईआरटी, उसमें ये मैप है, ठीक है, माइंड मैप। केमिकल बेस्ड, जिसमें केमिकल्स यूज हो रहे हैं, जैसे पेट्रोकेमिकल, प्लास्टिक, सिंथेटिक केमिकल फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, जैसे फर्नीचर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री हो गई। एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री, जैसे लेदर, वुड इंडस्ट्री, ठीक है। अब मिनरल्स की बात करें तो इन्होंने भी बांटा है मेटालिक और नॉन मेटालिक मिनरल। नॉन मेटालिक मिनरल्स कहाँ पे यूज हो रहे हैं, जैसे सीमेंट एंड पॉटरी इंडस्ट्री में, ठीक है। मेटालिक में अगर हम फेरस की बात करें तो ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में यूज हो रहा है, और नॉन फेरस मिनरल्स की बात करें तो कॉपर, एल्यूमिनियम, जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री में यूज हो रहा है। इधर बात करते हैं आउटपुट की। आउटपुट किसका रहता है, तो बेसिक मतलब कि जो फर्दर कहीं और यूज हो पाए, तो आयरन एंड स्टील, बिकॉज ये फर्दर यूज हो जाती है आगे इंडस्ट्रीज में, ठीक है। कंज्यूमर गुड्स मतलब जो सीधा कंज्यूमर को यूज करने के लायक प्रोडक्ट्स बनाए, तो जैसे बिस्किट, टेक्सटाइल वगैरह, व्हीकल्स हो गया, ये सब किस में आ गया, कंज्यूमर गुड्स में। ओनरशिप की बात करें तो अगर सरकार ओन है और मैनेज कर रही है तो पब्लिक सेक्टर, अगर प्राइवेट इंडिविजुअल, कंपनी या इंडिविजुअल कर रहा है तो वो प्राइवेट सेक्टर में आ गया। जॉइंट सेक्टर में दोनों का जॉइंट होता है। तो ये था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, बहुत आसान है। आई एम वेरी श्योर कि अगर आपने 2 बार इसको अच्छे से रीड कर लिया, एग्जाम्पल से समझ लिया और इस माइंड में आपको अच्छे से क्लियर कर लिया, मन में बैठा लिया, तो देयर इज नो चांस ऑफ मिसिंग अ क्वेश्चन फ्रॉम हियर। पक्की बात है, क्योंकि क्वेश्चन यहां से आना है, और अगर आएगा तो आप गलत नहीं करोगे अगर आपने अच्छे से सुना है तो, ठीक है। स्टिल अगर कोई डाउट है किसी भी प्रकार का तो यू कैन ऑलवेज रीच अस, वील बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट, ठीक है। इसके नेक्स्ट जो फाइनल पार्ट होगा, मैंने बताया था ना, बात करते हुए लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में भी फर्दर डिवाइडेड है, एक ट्रेडिशनल है और दूसरा हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज है, तो हम उनको बात करेंगे अब थर्ड पार्ट ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटीज लेक्चर में, ठीक है। टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।